पहले मैं जस्ट अपना इंट्रोडक्शन, जस्ट हाउ आई स्टार्टेड, उसके लिए जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो आईआईटी कानपुर से है। तो मैं आईआईटी कानपुर से बीटेक करने के बाद जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज, तो होता है एक स्टेबिलिटी पहले बनाने के लिए, जस्ट आई जॉइंट गवर्नमेंट सेक्टर। और फिर वहाँ जाने के बाद मुझे डिसाइड करना पड़ा कि चलो अब क्या आगे क्या करते हैं, कि फॉरेन जाएं कि यहाँ इंडिया में रह के कुछ अगर करना है तो अच्छा। तो ऑप्शंस तो बहुत होते हैं लोगों के पास, लेकिन वाई यूपीएससी, पहला क्वेश्चन तो यही रहता है लोगों के पास। तो जैसे मैंने बताया कि जो मेरा कन्विक्शन था, पहले मैं 5 मिनट्स में अपना स्टोरी थोड़ा बताता हूँ, उसके बाद प्रीलिम्स का मटेरियल एंड देन मेंस, देन जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, देन आई विल टेक अप योर क्वेश्चंस। तो मेरा ये था कि जस्ट एक वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आपको, एंड वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल द सेक्टर्स। आप अगर एजुकेशन में करना चाहें तो एजुकेशन में, हेल्थ एंड हेल्थ में काम करना चाहें तो हेल्थ में भी आप वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको डिफेंस सेक्टर में जाना है तो आप वहाँ भी वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप एनी सेक्टर, सोशल वेलफेयर, बैकवर्ड, सो आप कोई भी एक पकड़ लीजिए बस। तो आपके पास जो 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 डाइवर्सिटी है स्पेशली फील्ड की और अपॉर्चुनिटीज़ की, वो बहुत ज़्यादा है। नंबर टू, आपके पास एट अर्ली स्टेज क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इट्स ऑल्सो ये जो मैं बोल रहा हूँ, द सेम आई आंसर्ड इन इंटरव्यू ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बना के बोल रहा हूँ, जस्ट एंड सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन इंटरव्यू एज वेल कि वाई आई एस। तो एक तो ये जो मैंने बताया वास्ट अपॉर्चुनिटी एट अर्ली स्टेज, आपको इससे ऐसे इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको किसी और सर्विस में तो नहीं मिलती है। एक हायर स्टेज पे जाके आफ्टर सर्टेन ईयर्स, आफ्टर 50 एंड 60, यू जस्ट इस्टेब्लिश दैट रेपो, देन वहाँ हैं, बट एट वेरी लेटर स्टेज। तो ये जस्ट लाइन को बस जूम करते हुए, और जस्ट आई ज्वाइन द सिविल सर्विसेज। और लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो जर्नी है वो किस तरह की रही थी मेरी। तो मेरे को जस्ट बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, तो जस्ट स्टार्ट कर दिया। और ऑप्शनल मेरा जो था फिजिक्स था। तो जो मेरा जो स्ट्रेटजी था उस समय प्रीलिम्स का, कि प्रीलिम्स का कोई बहुत ज़्यादा सी सेट एक अभी तो क्वालिफाइंग कर दिया, सी सेट एक मार्क्स जिससे ऐड होते थे। तो जीएस में मेरा जनरली जीएस का यही रहता था कि एनसीईआरटी को ख़त्म कर दो सारी, फ्रॉम 6 to 12th रिलीजियसली मग अप एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो वो मेंस में भी यूज़ होती हैं एंड प्रीलिम्स में भी तो होती हैं। एनसीईआरटी को छोड़ के आपको बताऊंगा बेस्ड अपॉन केस टू केस, क्योंकि मटेरियल तो ऐसे बहुत है, मटेरियल को ऐसे अगर पॉइंट आउट करने लगा, बट बेसिक आई विल पॉइंट आउट कि क्या क्या पढ़ना होता है। तो एक तो है कि आप एनसीईआरटी 6 to 12, नो बडी विल डिनाई एनी टॉपर यू आस्क, दैट इज़ द बेस्ट बिगिनिंग आई कैन से, एंड ऑल्सो नॉट ओनली द बिगिनिंग। अगर आप किसी भी आप इंटरव्यू में भी जा रहे हैं, दैन ऑल्सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द नॉर्मल क्वेश्चंस। नंबर टू, एडिशनल जो आपको बुक्स हैं, डिटेल्स हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल, ऑप्शनल का सेपरेट है, दैट वेरीज फ्रॉम एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट, जो भी डिपेंड्स ऑन व्हाट ऑप्शनल यू चूज़। तो उसमें क्या है कि उसमें आप जैसे कुछ लोग ज्योग्राफी का थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, जीसी लियोंग ऐड कर ली उन्होंने, कुछ नोट्स भी ले लेते हैं इधर उधर कोचिंग्स के, दैट्स फाइन। इकोनॉमी के भी ऐसा है कि एक एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में बेसिक है, बट इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो मेरा जैसे था श्री राम के नोट्स भी उठा लिए, या ठीक है दैट टाइम, अभी भी अच्छे ही हैं, या मुरनाल के उसमें वीडियोस को छुआ करते थे तो उनको देख लिया, टॉपिक टू अंडरस्टैंड। सो इंटायर अगर तुम सोचोगे कि पूरा इंटायर सिलेबस एक ही किसी अच्छे सी बुक में मिल जाए, रेफरेंस में मिल जाए, एक ही किसी अच्छे वीडियो चैनल पे मिल जाए, तो बहुत मुश्किल हो पाता है वो। तो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो आजकल तो बहुत ही मटेरियल मिल गया है, मैं देखता रहता हूँ कि इकोनॉमी से लेके ज्योग्राफी, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक मटेरियल चूज़ कर लो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको स्पेसिफिक आके देख सकते हो तुम। देन ये अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स का, जैसे मैंने बोला कि आपको बेसिक करने के बाद क्या होता है कि आपको आइडिया लगाना है कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मटेरियल सभी लोग पढ़ते ही हैं लगभग, मान सकते हो कि लाखों लोग सेम मटेरियल पढ़ रहे हैं,
ठीक है, एंड लाखों लोग इनफैक्ट उतना ही पढ़ रहे हैं जितना आप पढ़ रहे हो, ठीक है। जो इशू यहाँ आता है कि अ, क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अप्रोच क्या आपकी ठीक है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं, जो यूपीएससी नहीं पूछती है। तो यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट ओनली द नॉलेज, ओके। सो यूपीएससी लाइक स्मार्ट स्टडी ऐसे बोल सकते हो उसको। तो बेसिक जो जो आपको चेक एंड बैलेंस करता है, ठीक है, जो चेक एंड बैलेंस करता है वो है आपका आपके जो पुराने पेपर्स हैं यूपीएससी के। तो रीसेंट पेपर कोई भी 5 ईयर्स के 10 ईयर्स के उठा लो, ठीक है। अगर आपने अगर ज्योग्राफी आज पढ़ी है, या आपने आज इकोनॉमी जो भी टॉपिक पढ़ा है, या कोई पर्टिकुलर आधा या 3/4 आपने फिनिश कर दिया है, तो जो मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, और काफ़ी लोगों ने फॉलो भी की थी, उससे पहले भी उसके बाद में भी। तो अगर आपको मालूम है कि आप ये टॉपिक पर्टिकुलर ख़त्म कर चुके हैं, देन उसके रिलेटेड ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर्स टॉपिक वाइज भी आते हैं। सो चूज़ एनी क्वेश्चन पेपर दिस पब्लिकेशन, और उसी टॉपिक को उठा लो, सारे 10 साल के 15 साल के क्वेश्चंस, यू जस्ट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, और तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कितने परसेंटेज तक तुम उसमें बेसिकली अपनी नॉलेज को यूज़ कर पा रहे हो, जो तुमने अक्वायर की उसको पढ़ने के बाद टॉपिक को, और तुम कितने कंफर्टेबल हो उस जोन में, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते हैं, और आपको लगता है कि ये मटेरियल से हट के ये क्वेश्चंस यहाँ नहीं है, ठीक है। तो आपको वहाँ सोचने की ज़रूरत है कि जो मटेरियल आपने उठाया है, ठीक है, चाहे मार्केट से उठाया चाहे कहीं से उठाया, वो मटेरियल एक्चुअली इन लाइन विद द जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा मटेरियल में, बट मैं कह रहा हूँ कि 90%, अगर एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे थॉरोली, तो आप देखेंगे 90% मोर और लेस जो ऑप्शंस होते हैं वो समझ सकते हैं आप। एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर कहीं नहीं दिए होते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो कंटेंट, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कंटेंट फिल्टर करने का सोल्यूशन, ठीक है। तो कंटेंट ऐसे ही फिल्टर किया जाता है, आपको कंटेंट वास्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको प्रीलिम्स में अभी भी इस साल के लिए, मैं अभी इन जनरल बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी तो 4-5 दिन हैं, तो अभी आप ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं रहें, जो आप पढ़ रहे हैं उसी को रिवाइज करें, ठीक है। बट आपका जो कोई भी मटेरियल बता दे, लेकिन जो आप किस डायरेक्शन पढ़ रहे हैं वो मटेरियल की सही है कि नहीं सही है, सिर्फ एक ही है, वो है आपके क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। और ये बहुत लोगों ने अप्लाई किया है इस स्ट्रेटजी को, ना कि, तो आप अगर ये स्ट्रेटजी हैं तो इस स्ट्रेटजी को अगर लगाएंगे कि पुराने क्वेश्चन पेपर्स को एंड बैक एंड फोर्थ, मैंने बोला ना कि पहले मटेरियल पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर मटेरियल पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन, उससे क्या होगा कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो तुम्हें, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आप सही मटेरियल पढ़ रहे हैं। दूसरा, उसका जो बहुत बेस्ट बेनिफिट होता है कि आप बहुत ही फोकस्ड पढ़ेंगे, ठीक है। आप आलतू फालतू नहीं पढ़ेंगे। आप अगर सपोज आपको चैप्टर आता है कि वोल्केनिक, सपोज ज्योग्राफी में या इकोनॉमी में आता है, आपको कोई टॉपिक आपको इन्फ्लेशन का है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि पिछले 5-6 सालों में आपने क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा एक बार जस्ट क्वेश्चन देखना है, सॉल्व नहीं करना है, देखना है, जस्ट सॉल्व करना नहीं है। तो आपको मालूम है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या रहेगा कि स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि फोकस्ड रहेंगे आप बहुत ज़्यादा। अगर वो उस तरह का टॉपिक आएगा तो किस तरह से आपको ग्रास्प करनी चाहिए, क्योंकि हम जनरली जब कोई किसी से पूछा जाए कि आपको पेपर पढ़ लो, तो आप जनरली फटाफट पढ़ के छुट्टी करते हैं उसको 10 मिनट में 15 मिनट में शायद ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर आपसे कॉम्प्रीहेंशन अगर पूछा जाए कि ये 4 क्वेश्चन हैं और ये 4 क्वेश्चन इस एक 1 पेज के शीट में मिल जाएंगे, तब आप बहुत ध्यान से पढ़ने लगेंगे और आप एक एक लाइन को नोट करके पढ़ेंगे। तो ये होता है इफेक्ट, जब आप क्वेश्चन पेपर थोड़े से देख के और ये एक्चुअली इससे इफ़िशिएंसी बढ़ती है, आपकी पढ़ने की भी इफ़िशिएंसी बढ़ती है, और आपको मालूम भी पड़ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली वो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे, मैं बोल रहा हूँ, बट आपको एक ट्रेंड जरूर आपको मिल जाएगा कि यूपीएससी का स्टाइल क्या है, तो आपको स्टाइल के बारे में मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैं ये स्ट्रेटजी थ्रू आउट फॉलो किया है, ठीक है, ना कि प्रीलिम्स में बट ऑल्सो इन मेंस, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी, इंटरव्यू सेपरेट, इंटरव्यू का मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, तो प्रीलिम्स में एंड मेंस में ये स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। दूसरा जो मैंने किया, मैं बता रहा था,
जैसे एक एक जीएस का, जैसे अभी मैंने काफ़ी मटेरियल तो मैंने बोला इन जनरल, जो 90% आपका है वो कवर आपको एनसीईआरटी से ही हो जाएगा, ठीक है। अब जो बाकी हैं कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि आपको साइंस का है, ठीक है, तो देन आपको आर्ट एंड कल्चर का है, ठीक है, देन आर्ट एंड कल्चर के अलावा इन्वायरमेंट का है मटेरियल। तो ये सब फॉर एग्जांपल जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है तो शंकर है एक पब्लिकेशन है, ठीक है, तो उससे भी एग्जैक्टली थॉरोली तुम्हें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बस एक सेलेक्टिव पढ़ना है, ठीक है, उसमें भी। और सेलेक्टिव मैंने जैसे अभी बताया कि आपको थोड़ा सा ट्रेंड मालूम हो जाएगा, क्योंकि हर एक बुक में मैंने बोला कि 50% इन जितनी भी जीएस रिलेटेड बुक हैं जो एडिशनल हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, तो वो 50% जो बुक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं मिलता यूपीएससी का, तो आप सेलेक्टिव ही पढ़ लें। अगर कोई बुक ऐसा नहीं कि अगर मैंने बोल दिया शंकर आई पढ़ लो तो पूरा ही पढ़ डालो उसको, ठीक है, पब्लिकेशन को। ऐसी इसी तरह की आपकी एक आर्ट एंड कल्चर की बुक भी है, जो मैं कमेंट में लिख भी दूंगा। और इसी तरह के साइंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक्स आपको एनसीईआरटी में मिल सकते हैं, और जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा बहुत ही बेसिक होते हैं। जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ही बोलूँगा कि अगर एनसीईआरटी में अगर साइंस की उठा लेंगे आप बेसिक वाली, इनफैक्ट टिल हाई स्कूल वाली, उससे ज़्यादा नहीं, तो उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में साइंस रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, साइंस क्वेश्चन। और मेंस में थोड़ा सा आर्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड एप्लीकेशंस पार्ट हैं, न्यू टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और जो एप्लीकेशंस पार्ट हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यस, सिंघा दिस नितिन सिंघानिया, यस, सो यू कैन दिस इज़ रियली गुड रेफरेंस बुक, सो आर्ट एंड कल्चर। एंड एज आई सेड कि आपको कंप्लीट एकदम से मगअप तो नहीं करना है, ठीक है, तो बहुत ही सेलेक्टिवली पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ये मैं हमेशा कहता रहूँगा, कोई भी मटेरियल उठा लो अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज लाइक ए सैक्रोसैंक्ट, मैं मानता हूँ उसको, ठीक है। बाकी जो बुक्स हैं जीएस के लिए तो उनको थोड़ा सा फिल्टर करने की ज़रूरत होती है हर चीज़ को, ठीक है। तो अब रिपीटेड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि फ़िल्टर, तो मैंने एक स्ट्रेटजी बता दी, तो उस स्ट्रेटजी को लगाओ, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम में फिर से लाइव सेशन आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिलेटेड मैं ज़रूर आंसर करूँगा कि कितना स्पेशली लिमिट तक आप सक्सेस हुए उसमें। तो क्वेश्चन बेस्ड, जैसे मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है। दूसरा है कि जो सी सेट एक पेपर है, तो सी सेट में जैसे क्या लक्ष्मीकांत में भी, या यस यस, गुड क्वेश्चन। जैसे लक्ष्मीकांत का बुक जैसे किसी ने भी पूछा है कि लक्ष्मीकांत का भी सेलेक्टिव है। लक्ष्मीकांत एक ऐसा बुक है कि अगर तुम एनसीईआरटी भी उठाओगे पॉलिटी की, तो ऑलमोस्ट टॉपिक्स जो होंगे डिट्टो एकदम मैच करते जाएंगे। तो लक्ष्मीकांत जो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सैक्रोसैंक्ट उसको भी समझ सकते हो, क्योंकि बहुत ही सबसे अब तक जो अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी जो बुक लगी लक्ष्मीकांत, अब सबसे, मैं एडवर्टीजमेंट किसी का नहीं कर रहा हूँ, बट आप पूरा पढ़ सकते हो उसको। तो उसमें ज़्यादा सेलेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिट्टो ए टू जेड आप उसको पढ़ सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियली होगा, ठीक है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, ठीक है। तो यस, लक्ष्मीकांत आई कैन से यू कैन रीड थॉरोली, इवन आई रेड इट ट्वाइस एंड थ्राइस, सो दैट यू कैन रीड थॉरोली, ठीक है। दूसरा है जीएस के लिए बता रहा था, ये तो कॉमन सिलेबस जैसे बुक्स थोड़ा बहुत बता दिया एनसीईआरटी। एक है कि न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर कोई भी आप एक अच्छा न्यूज़पेपर जो नेशनल प्रेजेंस हो जिसकी बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको ये तो अगेन नेशनल इश्यूज़ आते हैं इसमें, कुछ बहुत ज़्यादा रीजनल न्यूज़पेपर तो आपको हेल्प करेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे कोई भी द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस भी हो गया, जिसमें क्योंकि कभी कभी कई लोग एस्पिरेंट्स आते हैं नए वाले, तो वो पूछते हैं कि द हिंदू में कंफर्टेबल नहीं लिंगो से लेके, तो अगर आप लिंगो से कंफर्टेबल नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस भी एक अच्छा है, सारे इश्यूज़ ऑलमोस्ट कवर कर लेता है, ठीक है। तो वो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी लेकिन आप जो न्यूज़पेपर है वो यही समझ के कि थोड़ा सा देख के लेना, मैं फ्रीडम इसमें दे रहा हूँ। जैसे मेरा जो था, मैं द हिंदू पढ़ता था, ठीक है, और इंटरव्यू के टाइम मैंने
2 न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा कोई इश्यू छूट ना जाए, तो उसमें इंडियन एक्सप्रेस प्लस द हिंदू दोनों थे। बट आई वेंट फॉर द हिंदू, ओके। तो क्योंकि उसमें वो ऐसा लगता है कि यूपीएससी वालों के लिए ही बना है। और सीरियसली जॉब में आने के बाद मैंने द हिंदू हार्डली मैंने कोई पढ़ा होगा। उसके बाद में लोकल न्यूज़ ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, एनीवे। तो द हिंदू जस्ट इट वाज माय प्रेफरेंस, सो आई एम नॉट इम्पोजिंग माय प्रेफरेंस ऑन यू, ठीक है। तुम कोई भी नेशनल प्रेजेंस जिसका अच्छा हो, जिसके नेशनल इश्यूज, डाइवर्सिटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंटरव्यू में, क्यों मैं आपको पॉइंट आउट पर्टिकुलरली बोला है, क्योंकि कई न्यूज़पेपर जो होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई एक एंगल बता रहा है। मे बी आपको कभी कभी लगेगा कि लेफ्टिस्ट तो व्यू नहीं है इनका बहुत ज़्यादा, कोई न्यूज़पेपर ऐसा लगेगा कोई राइटिस्ट तो व्यू नहीं है इनका बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो चीज़ इसलिए इंटरव्यू में थोड़ा सा आप बैलेंस हो जाएं, क्योंकि न्यूज़पेपर काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है आपकी थिंकिंग को, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया दैट टाइम डिफरेंट, बट अभी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए आप इस चीज़ को रखिए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर हो गया। आपको सी सेट में बहुत ज़्यादा, अगर आप आर्ट साइड्स में, साइंस वालों को तो कुछ नहीं बता रहा हूँ कि इसमें साइंस वालों को कि सी सेट कैसे ज़्यादा अटेम्प्ट करना है या क्या करना है साइंस ही, वो जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन जो आर्ट वाले हैं उनको बस थोड़ा सा, मैं ही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस आप भी करोगे, थोड़ी सी ज़्यादा बस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ी सी अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और एक मैथमेटिकल पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्वांट होता है, और दूसरा ये स्पेशली कॉम्प्रिहेंसन, और ये क्वेश्चंस होते हैं, और ये उसके बाद थोड़ी से इंग्लिश वाले में होते हैं 14-15 क्वेश्चन लाइक दैट। सो बहुत ही ज़्यादा, बट थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सी सेट की वजह से लटक जाएं, ठीक है। तो सी सेट को थोड़ा सा, अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से, आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में हाथ तंग है, ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, और कुछ नहीं है, बहुत इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। ये था प्रीलिम्स का, सी सेट प्लस जीएस का। अब जो क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे, हाँ, कितना, जैसे मैं था वर्किंग में, मैंने कभी ना कोचिंग ली ना, इनफैक्ट एकदम ऐसा नहीं कि परमानेंट छोड़ के मैं तैयारी कर रहा था। तो मेरा था कि पर डे मिनिमम ड्यूरिंग एग्ज़ाम में 1 मंथ का लीव लेता था, 1.5 मंथ ऑफ जस्ट लाइक दैट। तो उस समय तो आपको फुल फ्लेज में अगर पढ़ना ही पढ़ना है, तो एक ही टाइम है कि आपको 12-14 जितने घंटे हो पढ़ते जाओ, दैट इज़ ऑल। बट इन जनरल अगर फुल ईयर ऑन एन एवरेज अगर आप मुझसे पूछोगे, तो जस्ट मेरा यही था कि इफ़ेक्टिवली 6 to 7 आवर्स, क्योंकि मैं वर्किंग में था, 6 to 7 आवर्स पढ़ना पड़ता था मिनिमम। क्योंकि कंपटीशन ऐसा है, कुछ लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल एकदम से इसी काम पे लगे हुए हैं, आईक्यू लेवल सेम है उनका, स्ट्रैटेजी सेम है, तो आप उनसे compete कर रहे हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि आपको एकदम से फोकस्ड स्मार्टली स्टडी करना होगा, ठीक है। और जो लोग डेडिकेटेड हैं इसके लिए, तो आप 10 आवर्स, 10 to 12 अगर आप करते हैं, दैट इज़ इनफ, ठीक है। क्योंकि बियॉन्ड दैट आप इतना क्लैरिटी नहीं ले पाएंगे, और आप इतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाएंगे चीज़ों को, आप रिटेन नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा, बस पढ़ते जाएंगे, आपको इंटरनल हैप्पीनेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना इफेक्टिव, वो 10 to 12 इज़ लाइक, जनरली अगर किसी से पूछोगे 10 to 12 इज लाइक ऑप्टिमम बेस्ट, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि पूरी दुनियादारी छोड़ के एकदम से ये काम करना है, ठीक है। तो एक तो ये टाइम रिलेटेड हो गया। दूसरा, अब अगर कोई क्वेश्चन हो तो बाद में मैं ले सकता हूँ, अगर मेंस की तरफ अगर थोड़ा सा जा रहा हूँ, उसके बाद देन आई विल टेक अप कि आप, कुछ लोग ऐसे हैं कि आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कब स्टार्ट करनी है, या जॉब में रहते हुए स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि छोड़ना है, कि कितना डेडिकेटेड टाइम करना है, कितने ईयर्स लगेंगे, कितना क्या, ठीक है। तो इतने फिर ढेर सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, चीज़ें, हाँ वो भी हैं। तो स्पेसिफिक मेंस के लिए मैं आता हूँ, तो जैसे मैंने प्रीलिम्स में बताया कि काफ़ी कुछ तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, जो आपकी जो स्टडी है, नॉलेज है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश स्पीकिंग नेसेसरी इन इंटरव्यू पार्ट पे आऊँगा, नॉट नेसेसरी, ठीक है। मतलब काफ़ी कुछ एजम्पशन है इसमें, कि इफ़ यू स्पीक इन इंग्लिश इन इंटरव्यू यू गेट गुड, इट विल फैच गुड मार्क्स, ऐसे है। बट ऐसे मेरे कई एक दो फ्रेंड्स भी हैं जो हिंदी में भी नियरली 200 मार्क्स लाए हैं, ठीक है। अगर आपको
ऑफ कोर्स अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो इंग्लिश में आंसर करने में, ठीक है, तो आपके पास एज वो दैट इज़ बेटर। अगर आप नहीं कर रहे हैं कंफर्टेबल और ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश कर रहे हैं, देन डोंट स्पीक। मतलब जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं आप, ठीक है, तो उसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। लैंग्वेज इज़ लाइक जस्ट वन मीडियम। ठीक है, तो मैं लेट मी गो फॉरवर्ड। तो मेंस में जैसे GS1, GS2, GS3 एंड GS4, तो आपको जो 4 पेपर का सिलेबस तो आपको मालूम ही होगा। फर्स्ट अभी तो GS में हम कंबाइंड सब देख रहे थे, अभी सब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक तरफ, इकोनॉमी आ जाएगी, फिर उसमें नेशनल सिक्योरिटीज़ के इशूज़ आ जाएंगे, फिर हाँ इस तरह से, फिर ऐसे जो एथिक्स का पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो इन ढेर सारी चीज़ों में क्या है कि आपको अब ज़्यादा ही स्मार्टली प्रिपरेशन करनी है, और आपको फिर फर्दर मटेरियल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है कि और क्योंकि मैंने बोला था इंटरनल सिक्योरिटी। सो इंटरनल सिक्योरिटीज़ के जनरली देखोगे आपको तो बहुत ज़्यादा एकदम से कि कहीं कोई पर्टिकुलरली एक NCERT में या कहीं पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा तो मिलेगा नहीं जल्दी जो इतना थोड़ा सा वास्टनेस कवर करे। तो इंटरनल सिक्योरिटी का एक तो है न्यूज़पेपर्स के जो भी एडिटोरियल वगैरह आते रहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी। दूसरे हैं कि वहाँ कुछ अगर आप ऑनलाइन भी देखेंगे या जैसे जो मैंने जो पढ़ा था, तो कभी कभी मैं दिल्ली जाता था एग्ज़ाम के ड्यूरेशन मैंने बोला था ना, तो उसी टाइम में बस उठाता था मटेरियल कहाँ का है, तो वो छोटे छोटे मैंने कहा केवल कंसर्निंग टू ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। तो वो आपको ऐसी हार्डली 30-40 पेज का इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड, ठीक है, आपको राइटअप किसी कोचिंग, ये लोकल जो कोचिंग है ना राजेंद्र नगर वाली, तो इनसे कोई ना कोई मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा देन देर आर, बट इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैं ऐसा कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि पूरी बुक पढ़ डालो किसी की, दैट इज़ लाइक ए फूलिशनेस, ठीक है। वो उससे रिटर्न्स आपके इतने ज़्यादा नहीं होंगे, आपके पूरा बुक पढ़ सकते हो आप अपने शौक के लिए। कुछ लोग कुछ लोग ने पढ़ लिया था पूरा बुक, बट इट इज़ नॉट लाइक रिटर्न्स फैचिंग थिंग्स, ओके। तो हमको पूरा एज ए सेट पूरा बुक पढ़ने की किसी की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक छोटा सा 30-40 पेजेस का अगर टॉपिक का तुम्हें राइटअप मिल गया इंटरनल सिक्योरिटी का, सो द कवरिंग डिफरेंट टॉपिक्स, तो दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। तो उसमें आपको फ्रीडम है, आप कोई भी ढेर सारी अगर बुक हैं तो कुछ टॉपिक्स ही हैं जो उसमें रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। वरना हर कोचिंग वाला ये इंटरनल सिक्योरिटी का थोड़ा राइटअप देता है 30-40 पेजेस का, दैट इज सफिशिएंट, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। देन अपार्ट फ्रॉम, हाँ देन यहाँ ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड भी आता है, वो भी अगेन बाकी तो मैक्सिमम वर्ल्ड हिस्ट्री वो भी आपके तुम्हारे NCERT में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक टॉपिक और अभी मेरे को कुछ इकोनॉमी का भी नहीं, बाकी कुछ नहीं लग रहा है। ये इंटरनल सिक्योरिटी का जो एडिशनल मैंने बताया था वो था, ठीक है। और एक दो अगर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा तो मुझे रिमाइंड करवा देना, ठीक है। अब मैं ऐसे पे आ रहा हूँ। ऐसे राइटिंग में बहुत क्या होता है, कई कई लोग होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग में जैसे जो मेरा स्ट्रेटजी ये था कि ऐसे राइटिंग को भी हेल्प मिला मेरे, और मेरा बहुत ही पुअर था ऐसे राइटिंग, बिलीव मी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है, कि अरे ऐसे राइटिंग में क्या है, जस्ट हेयर एंड देयर ब्रेनस्टॉर्म एंड जस्ट राइटिंग, आई मीन यू कैन राइट ओवर द पेपर एंड जस्ट यू कैन गेट द मार्क्स। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसे राइटिंग में थोड़ा सा चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ऐसे राइटिंग में जब कोई भी टॉपिक अगर आप चूज़ करोगे, जैसे मेरा स्ट्रेटजी नहीं, सब बहुत ही टॉपर्स का स्ट्रेटजी है, कोई भी लाइन चूज़ करो, हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, डोंट मिस ए सिंगल मीनिंग इवन, क्योंकि अगर तुमने एक मिस किया देन सर्टेनली तुम्हारा जो मार्क्स है ना, दैट इज़ रिड्यूस्ड बाई एटलीस्ट 20-30 मार्क्स, ठीक है। तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है उसमें, और उस कभी कभी क्या होता है कि हम फ्लो में कि अरे वी गॉट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है, अब सीधे लेट्स गो अहेड। और उसमें क्या होता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो मिस हो गया, उसका मीनिंग पूरा एक्सप्लेन करने में नरेशन मिस हो गया, और तुम उसको लिंक नहीं कर पाए टॉपिक के साथ। तो जब लिंक नहीं कर पाए तो उसको क्या हो गया कि बस यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे में ये चीज़ें कब आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। ये कभी जो मैं बता रहा हूँ तुम सोच रहे हो कि इम्प्लीमेंट कर दोगे, थोड़ा नहीं होता जब तक प्रैक्टिस ना करो, इफ़ यू ट्रस्ट मी। तो आपको
पढ़ना, ये ऐसे का प्रैक्टिस करना है इसी तरीके से, ठीक है। तो मेरा क्या था कि मैंने कहा ठीक है एकदम प्रैक्टिस क्या करना है ऐसे का, तो वीकली एक ऐसे मैंने कहा लिखना स्टार्ट कर देता हूँ प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक। तो मेरा था, और ऐसे कहाँ से, पुराने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको उठा के, ठीक है। तो पुराने जितने भी टॉपिक उनको उठा के मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि वो टॉपिक्स है मेरे को, जो जीएस का नॉलेज था वो भी मेरा प्रैक्टिस होता रहा, ठीक है। और ऐसे का प्रैक्टिस भी होता रहा, जिस ऐसे में स्पेशली कुछ ऐसे ऐसे मिस्टेक्स होते थे कि टॉपिक्स कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं था मेरा, ठीक है। और मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू गेट दैट एग्जैक्ट टॉपिक कुछ मिस हो गया, मीनिंग कुछ कनेक्शन मिस हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ एकदम से सुधरती गई धीरे धीरे थी, ठीक है। तो अराउंड अगर आप वीकली एक लिखेंगे तो आराम से आपको 15-20 ऐसे लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है। और वो भी पुराने सब यूपीएससी के पूछे गए टॉपिक्स पे, तो आपका जो डेप्थ है, जो नॉलेज का चेकिंग है जो भी आपकी है, वो पूरी चेक हो जाएगी। जैसे भी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसे के लिए क्या डिफरेंट मटेरियल पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा तुम्हें डिफरेंट, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो पूरा जीएस के लिए दैट इज़ सफिशिएंट। जीएस के लिए क्या पढ़ रहे हो आप, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, एडिटोरियल पढ़ रहे हो उनके, आपको जीएस का पूरा एनसीईआरटी रिलेटेड है, थोड़ा सा एडिशनल पढ़ रहे हो, एंड दैट इज़ इनफ। वही ऐसे में पूछा जाता है। बाकी तो ओपिनियन बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस वैसे होते हैं, पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं तुम्हारा, ठीक है, हाउ यू थिंक, हाउ यू अप्रोच दिस टॉपिक। तो आपको जो नॉलेज के बिट्स होते हैं इधर उधर वो आपको मालूम होते हैं, लेकिन आपको किस तरह से उसको बेसिकली, है ना, नरेशन को ऐड करना है, किस तरह से आपको फ्लो बनाना है, और तो आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करना है कि आप टॉपिक से क्या समझे, और फिर वो टॉपिक को ज़्यादा से और एलेबोरेट करके एक्सप्लेन करते जाओ, कुछ चीज़ों को जोड़ते चले जाओ बस। तो आपको सेपरेटली उसके लिए पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ वन। सेकंड, जैसे ऐसे के रिलेटेड अगर कोई सेपरेट क्वेश्चन हो तो मैं आई विल टेक अप, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो इंटरव्यू के लिए एज सच वो मेंस के बाद अभी मैं बता नहीं सकता, अभी मैं बताऊंगा तो आप आई डोंट नो कि कितना रिलेवेंट रहेगा। सो इंटरव्यू का मैं सेपरेटली आई गेस लूँगा, क्योंकि इंटरव्यू में मैक्सिमम क्या होता है, हाउ यू एवरीडे स्पीक विद योर फ्रेंड्स आफ्टर रिटन टेस्ट। सो जो आपका रिटन हो जाएगा तो उसके बाद आपको सिर्फ जो भी आपको भाषा में अगर आप देना चाहें तो उसी भाषा में एकदम से एकदम ऐसे हो जाए कि जस्ट गो इनटू दैट रोल। जैसे एक हीरो नहीं होता है, किसी को मूवी दी जाती है तो एक किरदार निभाता है वो, और वो किरदार के अकॉर्डिंगली कई महीने तक उसी उसी किरदार में रह जाता है रियल लाइफ में भी, तब जाके एक अच्छा रोल कर पाता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि तुम एक्ट करो इंटरव्यू में, तो उसी तरीके से स्टार्ट कर दो बोलना, आपका बैठना, जब कोई पूछे क्वेश्चन तो एकदम प्रॉपरली फॉर्मल वे में ही आंसर करना उसको, तो वो एक हैबिट बन जाती है, तो वहाँ जाके आपको बहुत ही कंफर्टेबल होगा। इट हेल्प मी एक्चुअली। मेरे 190 मार्क्स थे, ठीक है, इंटरव्यू में, तो 190, और मेरे को बहुत ईजी लगा क्योंकि मेरा 1-2 महीने प्रैक्टिस ऐसे ही रहा था और कुछ नहीं था। हार्डली मैंने मॉक इंटरव्यू दो या तीन शायद मॉक इंटरव्यू मैंने अटेंड किए थे, और बाकी कुछ नहीं किया था मैंने। बाकी सिर्फ स्टडी एंड स्पीकिंग एंड स्टडी, बस 60% टाइम्स स्पीकिंग डिस्कशन ऑनली। तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत बेसिकली, क्योंकि वहाँ आप क्या पढ़े हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उससे जज किए जाओगे। तो स्पीकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट टाइम, तो वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे किसी ने क्वेश्चन पूछा सेल्फ स्टडी, यस। तो मेरा, जैसे मैंने बोला था कि कोई कोचिंग नहीं था, क्योंकि मैं वर्किंग में था, मैं अफोर्ड कर सकता था, ऐसा नहीं था, बट मैं वर्किंग में था, तो मुश्किल था कोचिंग करना। तो सेल्फ स्टडी ही मेरा बेसिकली एक ही उपाय था। तो सेल्फ स्टडी, यस, आई डिड द सेल्फ स्टडी ओनली। और मेरा जो गाइड था वो बेस्ट, मैंने बताया था कि मेरे पुराने क्वेश्चन पेपर्स ही थे, ठीक है। देन समबडी इज आस्क नोट्स, आई एम वेरी पुअर इन मेकिंग नोट्स एक्चुअली, ठीक है ना। मैं प्रीलिम्स के नोट्स बनाए थे ना मेंस के, मतलब सच में ऐसे नोट, क्योंकि मैं जानता हूँ नोट्स मेकिंग पीपल, ठीक है। मैंने ऑप्शनल के यहाँ नोट्स बनाए थे, क्योंकि ऑप्शनल में थोड़ा सा सिस्टमैटिक ज़्यादा करना पड़ता है, बट एज सच बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लो प्रीलिम्स के उसके, क्योंकि आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो नोट्स की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ हेयर।
नोट्स आपको रिवीजन के लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं, अगर आप जैसे एक प्रूवन थिंग है कि आप अगर आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं एंड यू आर वेल, स्पेशली आपका रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगा, तो उस पर्पज़ से। लेकिन मैंने जो नोट्स बनाए कभी दोबारा पढ़ने का ज़्यादा मौका नहीं मिला एक्चुअली, उनको रिवीजन में भी मौका नहीं मिला, रिवीजन में भी फिर से पूरा ही पढ़ रहा हूँ एकदम से, ऐसे हो जाता था मेरा। ठीक है, तो अगर स्ट्रेटजी है, कुछ लोग नोट्स बना के नोट्स से पढ़ते हैं, ठीक है, तो बेटर है आप नोट्स बना। लेकिन वही है कि जब दोबारा से भी पढ़ेंगे ना, तो कभी कभी क्या होता है कि नोट्स से आपको वही संक्षिप्त आप पढ़ रहे हैं, छोटा सा एक स्टेटमेंट, क्योंकि नोट्स में पूरा डिटेल नहीं लिख सकते। मेरी आदत थी फिर से एकदम से डिटेल में जाना, ठीक है, तो इसलिए नोट्स बनाता था, लेकिन मैं रेफर कभी नहीं कर पाया, जस्ट मेरा ये वीकनेस था। ठीक है, बट इट्स गुड, मतलब फास्ट आपको कुछ पॉइंट्स, अगर आपके नोट से ये होता है कुछ पॉइंट छूट रहे हैं, तो दोबारा जब पढ़ते हैं तो ध्यान रहते हैं कि ये पॉइंट मैंने उसमें नोट डाउन किया था। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे किसी ने पूछा हाउ टू बिल्ड इंटरेस्ट इन न्यूज़पेपर, तो वो तो आपको वैसे बोले थोड़ा सा ऐसे देखते जाओगे, थोड़े से क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट अपने आप जाग जाएगा, अगर आप प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, क्योंकि तब आपको लगेगा न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन तुम्हारे न्यूज़पेपर से समझ में आते हैं। ठीक है, तो नॉलेज तो ऑफकोर्स रिक्वायर्ड फॉर ऐसे ऑल्सो, फॉर द जीएस ऑल्सो। ठीक है, सी सेट का भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्ट्रैटी। ठीक है, और यस 360 डिग्री थॉट नेसेसरी, सी आई डोंट कॉल इट 360 डिग्री, बट मल्टी परस्पेक्टिव में भी समटाइम्स। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड होते हैं, उसमें यस, उसमें क्या होता है कि आपको इकोनॉमिक एंगल कभी कभी, ठीक है, सोशल एंगल लगाना पड़ता है। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट समटाइम दैट इफ़ यू एनालाइजिंग ए पॉलिसी, ठीक है, तो पॉलिसी के ये 3-4 एंगल भी देखने पड़ते हैं। ठीक है, उस कोई भी अगर कितना फंडिंग हो रहा है उसके लिए, इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं है, ठीक है, सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है, उसके आउटकम क्या हैं, व्हाट इट इंटेंडेड फॉर। तो ये मल्टी क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पॉलिसी के भी आते हैं एवेल्युएशन के लिए, तो उसमें मल्टी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा रहना पड़ता है कि कोई पॉलिसी है किस पर्पज़ से गई है, ठीक है, उसके बीच में कितने स्पेशली मिडिल स्टेजेस हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंटेंशन ओरिजिनल क्या था, क्यों लीकेजेस हुए, ठीक है, कितना लॉस हुआ या सोशल कॉस्ट पे कितना हुआ, एक्सेट्रा। तो यहाँ बोलते हैं कि मल्टी पर्सपेक्टिव, कोई भी अगर इवेल्युएशन में स्पेशली ज़्यादा यूज़ होता है मल्टी पर्सपेक्टिव अप्रोच ये। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन ऐसे में भी बहुत काम आता है। ऐसे में अगर तुम थोड़ा सा मल्टी पर्सपेक्टिव ज़्यादा डाल दोगे चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग में, से मतलब कनेक्शन में, एक होता है टू एक्सप्लेन द टॉपिक, एक्सप्लेनेशन के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम हाउ यू आर कनेक्टिंग एंड हाउ यू आर यूजिंग दिस 360 डिग्री स्ट्रेटजी एंड ऑल दैट, तो वहाँ यस यूज़ होता है। ठीक है, अगेन एज ऐसे लिमिटेड। ठीक है, कोई काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो वहाँ 360 का इतना स्कोप नहीं है तुम्हारा, कि मल्टी पर्सपेक्टिव का स्कोप नहीं है इतना ज़्यादा, तो नॉट रिक्वायर्ड इन फैक्ट देयर। तो जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ या यूज़ इट। ठीक है, मतलब जितने भी आपको आइडियाज़ आ रहे हो कनेक्शन के, वो कर सकते हो उसको तो। ठीक है, सो देन आंसर राइटिंग, यस, एंड वन क्वेश्चन जस्ट रेड इट कि लाइब्रेरी, एक्चुअली लाइब्रेरी जैसे डेली वगैरह में जाने के बाद, जैसे आप मैंने बोला ना 1-2 महीने के लिए वहाँ जाओ, और जैसे मेंस में या प्रीलिम्स में, तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। बाकी तो मैं जहाँ काम करता था वहीं प्रिपरेशन करता था, वहाँ भी एक लाइब्रेरी छोटी मोटी ऐसे मतलब आइसोलेटेड प्लेस था। सो फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, या लाइब्रेरी इज़ वेरी इफेक्टिव, थोड़ा सा इट पर्सन टू पर्सन, अगर आप जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, और ठीक है, then library is very effective. Yes, you should go. I must recommend, I say. Then this answer writing, again for mains, answer writing is very crucial and important. आपके एक तो स्पीड सेट करती है, ठीक है, और नॉट ओनली स्पीड, विद इन द लिमिटेड टाइम हाउ यू एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपको जैसे कुछ लोग हैं डायग्राम से समझाते हैं, कुछ लोग फ्लो चार्ट से समझाते हैं, कुछ लोग पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, बहुत मेथड्स होते हैं। ठीक है, और आजकल तो पीपीटी का ज़माना है, तो लोग आज ऐसा कई आंसर राइटिंग आजकल कई लोगों की, बच्चों की ऐसी है, मैं देख रहा हूँ कि पीपीटी स्टाइल में एकदम से पावर पॉइंट जैसे नहीं होते हैं, पावर पॉइंट एंड डायग्राम एंड देन फ्लो चार्ट, और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। मेरे कुछ साथी ऐसे थे जो पीपीटी स्टाइल में आंसर लिखे थे, और मार्क्स बहुत अच्छे आए थे उनके,
400 प्लस काइंड ऑफ। तो ये स्ट्रैटेजी, और ऐसा नहीं कि एक यूनिफॉर्म है। अगर तुम हो सकता है इस बार लिखोगे वही फ्लो चार्ट एंड ऑल दैट, मे बी द मार्क्स विल नॉट बी सो, मार्क्स वर्सेस दिस आंसर राइटिंग ऑल्सो वेरीज। तो आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ ए फिक्स्ड, आई एम सेइंग डिफरेंट पैटर्न है लोगों के लिखने के। जैसे मेरा था पैराग्राफ राइटिंग, बहुत ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाता था। मेरे दोस्त है डायग्राम फ्लो चार्ट ये वगैरह, अच्छे मार्क्स आए थे उसमें। अब मैं नहीं कर रहा हूँ कि अभी अगर, लेकिन अगर मिक्स में कुछ आंसर्स होते हैं जहाँ ज़रूरत है एक्चुअली फ्लो चार्ट डायग्राम एक्सेट्रा की, कुछ आंसर्स हैं जिनमें ज़रूरत बिल्कुल होती नहीं है, कोई स्कोप नहीं कर सकते हो वहाँ, लेकिन लोग ज़बरदस्ती घुसा देते हैं, लेकिन उसका वही आई डोंट थिंक कोई मतलब है। ठीक है, तो मैथ्स वाले, हाँ कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है, मैथ्स वाले हों या साइंस वाले। ठीक है, ओके, सो दैट इज़ फॉर द आंसर राइटिंग में बोल रहा था। जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस, उसके अकॉर्डिंग नंबर नो आई विल एक्सप्लेन लेटर। ठीक है, तो आंसर राइटिंग के मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 मिनट में। तो आंसर राइटिंग में जैसे आपको क्या कर सकते हैं कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि आपके दोबारा से, विच ऑप्शनल इज़ द बेस्ट। ठीक है, नथिंग लाइक दैट, विच ऑप्शनल इज़ बेस्ट, दैट इज़ लाइक वेयर यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, कुछ लोग बोले घर से तैयारी करें। अगर घर में आपके, चलो मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ पहले, तो घर से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है जैसे, लेकिन घर में अगर आपको क्या वो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है, आपको कंडीसिव इन्वायरमेंट मिलेगा, देन या घर से तैयारी कर सकते हैं आप। ठीक है, नॉट नेसेसरी। तो न्यूज़पेपर से एग्जैक्टली आप या बना सकते हैं क्लियरली थोड़े से। ठीक है, लेकिन आप पॉइंट्स लिख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आपको कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप आर्टिकल, ठीक है, और उसका डेटेड कौन सी डेट को है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर तुम्हें फिर से पुराना आर्टिकल पढ़ना है, वो तुम्हें मालूम है टॉपिक, कभी कभी ना तुम्हें टॉपिक का याद रहता है ना तुम्हें डेट याद रहती है न्यूज़पेपर की, बस कहीं ना कहीं उसके अंदर पॉइंट्स हैं वो याद रहते हैं। तो उसकी अगर डेट लिखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको उस आर्टिकल को दोबारा से गूगल में सर्च करके आप फिर से पढ़ सकते हैं आपको, तो आपको और कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएंगे वेन एवर यू फील सो। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर इस तरह से, न्यूज़पेपर के तो मैं नोट्स बनाता था, स्पेशली ओपीडी में क्या क्या पॉइंट्स हैं मेरे एडिटोरियल में। ठीक है, तो ये तो रहा न्यूज़पेपर, ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। अगेन मैं, तो नेक्स्ट है कि आपको आंसर राइटिंग, जैसे मैं ख़त्म ही करने वाला हूँ 2 मिनट में। तो आंसर राइटिंग में जैसे आपका क्या है कि भाई आपको कुछ टेस्ट सीरीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी लगा लें सफिशिएंट है। ठीक है, और मैं नहीं, प्रीलिम्स के लिए मैं ज़्यादा नहीं लगाया था। ठीक है, हार्डली 4-5 टेस्ट पेपर देख लिए इधर उधर प्रीलिम्स के, बहुत ज़्यादा मुझे इतने ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लगे प्रीलिम्स के पर्पज़ से, अगर मैं पूछोगे क्लियरली तो। ठीक है, जैसे किसी ने लिखा है मॉक टेस्ट या क्लियरली, मॉक टेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के मार्क्स को लेके सीरियसली मत लो। ठीक है, क्योंकि उन पे भी बहुत प्रेशर होता है, पर क्वेश्चंस जो क्वेश्चन बेचारा बनाता है उसको भी पैसे मिलते हैं, तो वो कोई क्वेश्चन बस क्वेश्चन के वास्ते क्वेश्चन डाल दो। ठीक है, तो कभी कभी बहुत इरेलीवेंट क्वेश्चंस भी होते हैं मॉक टेस्ट में जिनका कोई महत्व नहीं होता है, जो सिर्फ तुम्हें कभी कभी मिसगाइड कर देते हैं दूसरी डायरेक्शन में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उन 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 मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली मत लेना। ठीक है, जैसे मैंने बोला सबसे जो सीरियसली लेना है आपको पुराने टेस्ट पेपर्स, उनके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो सेट करते हैं आपकी ट्यून को। ठीक है, किसी मॉक टेस्ट से आपकी ट्यून सेट नहीं होती है, आपकी ट्यून सेट होती है उससे। ठीक है, तो उसको आप सीरियसली ले लेना। ठीक है, मॉक टेस्ट को जो भी आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा पढ़ लो। बहुत ज़्यादा अगर कुछ क्वेश्चंस लग भी रहे हैं कि अरे तुमने पढ़े ही नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अभी राइट नाउ आई एम सेइंग डोंट वरी अबाउट इट। एग्जाम के कर 1 महीने पहले क्यों वरी इतना ज़्यादा करना है। ठीक है, हाँ इतने क्वेश्चन हैं 100 में, अगर तुम 60 भी ठीक कर दोगे देन इट्स ओके। सो जैसे किसने बोला हिंदी मीडियम से, हाँ हिंदी बिल्कुल, हिंदी मीडियम से क्यों, हर साल होते हैं हिंदी मीडियम से क्लियर। ऐसा नहीं होता है, देखो जैसे अब डिपेंड करता है कि आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रीलिम्स में तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो लेकिन आपको
मेंस में जो होता है ना, मेंस में इसीलिए राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट थे। मेंस में आपको गारंटी कुछ नहीं होती है, आपके आंसर्स जो है वो कितने लाइक किए जाएंगे एग्जामिनर्स के द्वारा, उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, नॉट बेस्ड अपॉन कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो मेंस का टोटली प्रोपोर्शन में नहीं होता है। किसी ने पूछा पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफकोर्स अलग होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस अलग होती है, पॉलिटी मतलब पॉलिटी इज ए बिग मैक्रो लेवल पर, अगर इफ़ यू कैन समराइज इट। ठीक है, तो जैसे प्रीलिम्स में वगैरह ये सब हमारी पॉलिटी होती है, नॉट पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एक ऑप्शनल बन जाता है अलग से, जिसमें ऑफ कोर्स पॉलिटी के भी चैप्टर्स तुम पढ़ते हो एंड ऑल दैट। ठीक है, ऑप्शनल मैंने अभी भी बोल दिया है। ठीक है, ऑप्शनल कोई भी ले सकते हो आप, लेकिन अगेन दैट्स ऑन योर, डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ ओनली। ओके, मैं किसी को इम्पोज नहीं करूँगा। देन मैं दूसरा करंट अफेयर्स को मैंने कवर कर ही लिया था, थोड़ा सा खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। टाइम टेबल भी जैसे मेरा टाइम टेबल क्या था कि स्पेशली फॉर प्रीलिम्स अगेन, तो प्रीलिम्स में आप पूरा सिलेबस जब आप डिवाइड कर लेंगे कि इतना इतना सिलेबस अभी है। ठीक है, आपको हिस्ट्री कितनी ख़त्म करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री, देन अगेन मीडिएवल, देन एंशियंट हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी में भी आपको इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल, स्पेशली प्रीलिम्स में तो फिजिकल ज्योग्राफी आती है, ह्यूमन ज्योग्राफी थोड़ा सा। देन आपको ये इकोनॉमी कितनी है, पॉलिटी कितनी बची है आपके पास। ठीक है, देन आपको दिस इन्वायरमेंट एंड दिस इकोलॉजी कितना। सो अगर आप टॉपिक सारे लिख लोगे, ठीक है, देन टॉपिक के हिसाब से आपको टाइम टेबल ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो एंड में कि कोई भी चैप्टर बिल्कुल पूरा ही छूट जाए या पूरा टॉपिक ही छूट जाए। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे मालूम है कि ऐसे में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंटरेस्टेड हो जाते हैं हम लोग किसी एक टॉपिक में और वही पढ़ डालते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक एक मार्क कर लो, सॉरी आप टाइमिंग सबकी मार्क कर लो कि इतना टाइमिंग इसको देना, उसके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। कि कुछ लोग होते हैं कि वीकली डिवाइड कर देते हैं, इस वीक में मुझे ये ख़त्म करना है। ठीक है, और इस वीक में मुझे पॉलिटी ख़त्म करनी है, इस वीक में इकोनॉमी ख़त्म करनी है, लाइक दैट। सो दे डू लाइक दैट। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटजी। सो टाइम टेबल जैसे मेरा ये था, मेरा था कि 3-4 दिन ये कंटिन्यूस पढ़ना है मुझे, अलॉन्ग विद द न्यूज़ पेपर। जो करंट है वो नहीं छोड़ता था न्यूज़ पेपर, बाकी ये एकदम फिनिश करना है, फिर 2-3 दिन ये फिनिश कर देना है। ठीक है, लाइक दैट। जब स्टार्टिंग में फिनिशिंग मोड में होता हूँ, जब रिवीजन मोड में होता हूँ, दैन यू कैन स्विच। 3 घंटे तुमने इकोनॉमी पढ़ ली, 3 घंटे पॉलिटी पढ़ ली, लाइक दैट। सो अकॉर्डिंगली आप जैसा कंफर्टेबल हो किसी को बना सकते हो आप टाइम टेबल। टाइम टेबल अच्छी बात होती है, आप एकदम टोस पे रहते हैं। आप एवरीडे टारगेट सेट कर सकते हैं अपने लिए। जैसे मैं था, अपने टारगेट सेट कर, पर डे का टारगेट मेरा था कि आज मुझे इतना टॉपिक ख़त्म करना है। ठीक है, कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ विपिन चंद्रा की, तो मुझे मालूम है ये आज के दिन मुझे 1/4 बुक एकदम ख़त्म करनी है, ऐसे है। ठीक है, पढ़ना है बस, और फिर क्वेश्चंस देखने, तो बस ख़त्म करनी है। ऐसे होता था कि आज मुझे 100 पेज पढ़ने हैं, कि आज 90 पेजेस पढ़ने हैं, तो ख़त्म। तो एक टारगेट बेसिस पे ख़त्म कर दो उसको, ऐसे है। तो पर डे टारगेट सेट करके ईजी हो जाता है, रादर देन सेटिंग टारगेट फॉर लॉन्गर टाइम। लॉन्गर का भी होना चाहिए, बट डिवाइडेड इनटू पर डे ऑल्सो। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चंस थे, मैगज़ीन, नो आई डेंट फॉलो एनी मैगज़ीन। ठीक है, मैगज़ीन मुझे यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ठीक है, मुझे न्यूज़पेपर ही सफिशिएंट लगे। और कुछ कभी कभी करंट अफेयर्स के कुछ नोट्स लोग मार्केट में मिल ही जाते हैं, कभी कहीं कहीं विजन के हैं, कहीं किसी के दिख लेता हूँ। तो मैं अभी मेरा फ़िल्टर जो था ना, मैंने बोला ना, केवल क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे ही, ये रिलेवेंट है नहीं है कि बहुत कचड़ा भी होता है कई नोट्स में। ठीक है, तो आपको बहुत ही वो गार्बेज नहीं पढ़ना है, आपको सिलेक्टिव स्मार्टनेस उसी में ही दिखानी है। जितनी आप ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाएंगे सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल और स्टडी में, उतना आपको कम भी पढ़ना पड़ेगा और आपको टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, ऐसे प्रिपरेशन में आप बैक जाके देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, इससे प्रिपरेशन कोई पूछ रहा है। ठीक है, बुक लिस्ट में भी मैंने काफ़ी बुक्स अभी मैंने बताए थे, जो भी अगर आपको, आप मेरे पर्सनल उस पर मैसेज भी कर सकते हैं अगर किसी को बुक लिस्ट, अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक पूछना है। जनरल तो मैंने जस्ट शेयर कर ही दिया है। ठीक है, कोई बार बार पूछ रहा है कहाँ से हो, तो मेरी हिंदी देख के समझ में, हाँ ठीक है, नॉर्थ से ही हो सकता हूँ मैं, लेकिन अभी पोस्टेड में कर्नाटक में हूँ। ठीक है, तो ठीक है, मैं अभी बाकी क्वेश्चन थोड़े से एक और आगे बढ़ जाता हूँ मैं उसके बाद, क्योंकि
और टाइम टेबल के अलावा जैसे अभी मैंने मीडियम के बारे में ऑलरेडी आपको बोल दिया कि मीडियम चूज करते हुए जैसे मेरा भी अ, हिंदी मीडियम से था एजुकेशन लाइक टिल 12th, लेकिन इंजीनियरिंग जो था उसमें पूरा इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो आगे जाके एकदम मिक्स हो गया, फिर जॉब भी पूरा वर्किंग स्टाइल एकदम आपका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रहता है, तो धीरे धीरे कम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, राइटिंग स्पेशली, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बोलने में ज़रूर हिंदी में कंफर्टेबल था उस समय भी। हाँ, लेकिन अब आपको मटेरियल जो एक्सेसिबिलिटी है, जो रियलिटी है, अगर मैं बता सकता हूँ मीडियम की, ऑफकोर्स जो हेल्प मिलती है आपको, मटेरियल की जो अबंडेंस है और जो राइट मटेरियल है ना, सो पता वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो जाती है अगर आप कंपेयर टू अदर मीडियम अगर देखते हैं, क्योंकि अदर मीडियम में कहीं ना कहीं राइटर्स भी मुझे लगता है लिमिटेड हैं, कहीं ना कहीं पब्लिकेशंस भी लिमिटेड हैं। ठीक है, और ट्रांसलेशन भी करते हैं ज़्यादातर लोग, तो ट्रांसलेशन में पूरा वो जिस्ट है कहीं ना कहीं खो भी जाता है कभी कभी। ठीक है, तो वो सब देखते हुए जस्ट आई शिफ्टेड टू इंग्लिश मीडियम फॉर दिस प्रिपरेशन पर्टिकुलरली। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि इट्स लाइक ए रॉकेट साइंस, वो हो जाएगा आपको अगर आपने एकदम अपना माइंड सेट कर लिया तो हो जाएगा, इट्स नॉट ए बिग डील। ओके, सो मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो गो फॉर इट। ओके, अगर हिंदी में हो तो हिंदी में जो, ठीक है, जिसमें भी मीडियम जो जो भी लैंग्वेज में आप ठीक है, तो मैं जस्ट अब इसके साथ आई डोंट थिंक मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपके जो पूछे गए थे वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, और यूपीएससी रिलेटेड थिंग्स भी। प्रीलिम्स में ये स्ट्रेटजी है कि अभी रिवीजन पे फोकस करो। ठीक है, और जो अभी जो 5th को जो लोग अपीयर होने जा रहे हैं तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो अभी। ठीक है, जो पढ़ लिया है, नए नए पे ज़्यादा फोकस करोगे तो हो सकता है ग्रैब भी ना कर पाओ इतना ज़्यादा, तो रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ओके, और इन मीन टाइम पुराने क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। ठीक है, don't get upset, just get more confidence, that's all. Okay, any specific thing if you would like to raise, just you can reach to my Insta also. You can also, I don't know whether they have my Gmail, but again they have my Insta so you can reach out and you can in fact text your doubts, so as well as any queries which whatsoever you are having. Okay, or you will have, so I will be available. And I'm not getting any question now, so thank you so much and my best wishes for your preparation.